आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण विषय है जिस पर संवाद लंबे समय से जरूरी था। आदरणीय श्रोतागण और मंच, अपनी बात सभी से थोड़ा रिक्वेस्ट है, आपस में बहुत लोग बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना गंभीर विषय पे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं और आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कुछ लोग, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया सभी इधर ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू एलिना मैम। मैं जो बात शुरू करना चाह रही हूँ, बातें बहुत हुई हैं, कुछ कविता की जरूरत महसूस हो रही है। एक ऐसी कविता जो झारखंड में बहुत स्ट्रांगली खड़ी होती रही है, निर्मला पुतुल जी की, संथाली कवित्री हैं हमारे बीच की, और वो कविता जिस पर कल भी बात हुई है लेकिन कहन में हुई थी, आज कविता के हवाले से। शीर्षक है कुछ मत कहो सजोनी किसको, बस बस रहने दो, कुछ मत कहो सजोनी किसको। मैं जानती हूँ सब, जानती हूँ कि अपने गांव बागचोरी की धरती पर जब तुमने चलाया था हल, तब डोल उठा था बस्ती के माझी थान में बैठे देवता का सिंहासन। गिर गई थी पुस्तैनी प्रधानी कुर्सी पर बैठे मगजहीन माझी हराम की पगड़ी। पता है, बस्ती की नाक बचाने खातिर तब बैल बनाकर हल में जोता था जालिमों ने तुम्हें, खूंटे में बांधकर खिलाया था भूसा। वे भूल गए संथाल विद्रोह के समय जब छोड़ गए थे तुम पर सारा घर बार, तुम्ही ने किए थे तब हल जोतने से लेकर फसल काटने तक के सारे कार्य व्यापार। तब नहीं गिरी थी उनकी पगड़ी, धरती नहीं पलती थी तब, कटी नहीं थी किसी की नाक। आज धनुष छूते ही तुम्हारी धरती पलट जाएगी, मच जाएगा प्रलय सजोनी किसको। मत छूना धनुष, घर छू रहा है तो छूने दो, छप्पर छाने मत चढ़ना। जातीय टोटम के बहाने पहाड़पुर की प्यारी हेम्ब्रम की तरह तुम्हारी मदद पाने वाला भी करेगा तुमसे जानवराना बलात्कार और नाक काट ढकिया निकाल फेंकेगा घर से बाहर। हक की बात ना करो मेरी बहन, मत मांगो पिता की संपत्ति पर अधिकार। जिक्र मत करो पत्थरों और जंगलों की अवैध कटाई का, सूदखोरों और ग्रामीण डॉक्टरों के लूट का। चर्चा न करो बहन मिही जाम के गोवा कोला की सुबोधनी मरांडी की तरह तुम भी अपने मगजहीन पति द्वारा भरी पंचायत में डाइन करार कर दंडित कर दी जाओगी। माझी हराम, परानिक, गुड़ित, ठेकेदार महाजन और जान गुरुओं के षड्यंत्र का शिकार बन इन गूंगे बहरों की बस्ती में किसे पुकार रही हो सजोनी किसको, कहाँ लगा रही हो गुहार। यहाँ तो जाहेर और माझी थान के देवता भी बिक जाते हैं बोतल भर दारू में, और फिर उन्हें स्वीकार भी तो नहीं पाते तुम्हारे हाथों का चढ़ावा। देखो कहीं कोई सुन न ले तुम्हारी फुसफुसाहट, पड़ न जाए कहीं किसी परानिक की दृष्टि। गूंज उठे ना बस्ती में गुड़ित कहाँ का, भरी पंचायत में सरेआम नचाने दी जाओ नंगी पकलू मरांडी की तरह। बस रहने दो, कुछ मत कहो सजोनी किसको, सब जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ। ये पंक्तियाँ थी निर्मला पुतुल की, जो पिछले 1.5 दिन से हम लोग बातें कर रहे हैं। उसकी एक साहित्यिक अभिव्यक्ति, एक पीड़ा जो हर किसी के दिल पे उतरती है और सवाल खड़े करती है। वो भले यहाँ सजोनी किसकी को रोकती हुई दिख रही हैं, लेकिन ये कविता हमारे सामने इसलिए प्रस्तुत है कि हम सवाल करते रहें। मैं आप लोगों के पास एक बॉलीवुड टॉलीवुड का एक फिल्म आया था कंतारा, कितने लोगों ने देखा है वो फिल्म? कुछ हाथ है कुछ हाथ नहीं है। तो ये टॉलीवुड दक्षिण साउथ इंडियन फिल्म है और इसमें एक कहानी, बहुत फेमस कहानी है, मतलब ये बहुत सुपर डुपर हिट चली ये फिल्म। और इस कहानी का पूरा आइडिया है कि आदिवासी समाज किस तरीके से अपनी ज़मीन को बचाने के पीछे अपने
सांस्कृतिक महत्वों को, भगवानों को पकड़े हुए है। और इसमें यहाँ पे भगवान उसका सुअर है, ठीक है। शुक्र को जो सुअर है उसको उन्होंने भगवान बता रखा है। और पूरी स्टोरी बहुत अच्छी दिखाई पड़ेगी, लड़ते हुए दिखाई पड़ेगी। लगेगा आपको कि जमीन से उपजी हुई आदिवासी कहानी को चित्र पे बहुत सुंदर से उकेरा गया है। लेकिन उस पूरी फिल्म का एक प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया जो बहुत पीड़ादायक है, और वो बिल्कुल पहली ही पंक्ति में, स्टार्टिंग में ही है कि एक राजा है और वो बहुत सब कुछ तरीके से समृद्ध है, लेकिन उसको शांति नहीं है और वो घर भटक रहा है इधर उधर घर बार छोड़ के, बुद्ध की तरह। महात्मा बुद्ध भी भटके थे, तो उसी तरीके से वो शांति की खोज में भटक रहा है और एक जंगल में जाकर एक पत्थर के निकट उसको एक शांति मिलती है और वो उस पत्थर को उठा के लेके आना चाहता है अपने राज्य में, जहाँ पे वो शांति बहाल कर सके। और वहाँ के गांव वाले लोग बोलते हैं नहीं, हम अपना राजा और अपना देव, गांव देव नहीं दे सकते हैं वो एक पत्थर को। और उस पत्थर को वो लेकर के आ जाता है और उसके एवज में बोलता है कि मेरी आवाज़ जितनी दूर तक जाएगी वो लैंड आप आदिवासियों का होगा। तो एक राजा यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है आदिवासियों का लैंड, जो कि टॉलीवुड का प्रॉब्लम है, जो कि बॉलीवुड का प्रॉब्लम है, जो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि जमीन आदिवासियों की नहीं दिखाते हुए वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजा और जमींदार ने दे दी थी जमीन, और उसी को रिकवर करने के लिए उसके बाद की जो जनरेशन है वो उस पर अटैक कर रही होती है कि ये तो मेरा लैंड है, ये तो मेरा लैंड है, ठीक है। तो हमें बेसिकली जो आइडिया है जमीन को लेकर के, उस पर बाहरी समाज का चश्मा कैसे पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, उस पर विचार भी करने की जरूरत है। यहाँ पे आज बात होनी है महिलाओं के भूमि अधिकार और उससे संबंधित जो बाधाएं हैं। पहुंच किसकी है, नियंत्रण किसका है, व्यक्तिगत है या सामूहिक प्रॉपर्टी है, या सामुदायिक संपत्ति है या निजी संपत्ति है। तो एक आइडिया हम लोग बहुत लंबे समय से बात करते रहे हैं कि ये एक सामुदायिक प्रॉपर्टी रही है, सामूहिक प्रॉपर्टी रही है, लेकिन एक ग्लोबलाइज्ड विलेज में, एक ग्लोबल इरा में आप पाएंगे कि ये कहीं से भी अब सामूहिक संपत्ति न के बराबर रह गई है। शहरों में, कस्बों में तो बिल्कुल नहीं, कुछ ग्रामीण इलाके हैं जहां पर आज भी सामूहिक जमीन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे मतलब आपको फिर से 3 जगह को ध्यान में रखना है, शहर, कस्बा और फिर एक गांव, ग्रामीण संस्कृति। तो यहाँ पे आपको सामूहिकता, सामुदायिकता के कुछ लैंड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन शहरों में आज ये नहीं एग्जिस्ट करते हैं। आप रांची में जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि धुमकुड़िया हर एक गाँव में होता, ये आदिवासी बहुल इलाका है। और उस धुमकुड़िया एक जगह जहाँ पे हम अपने सांस्कृतिक आदान प्रदान करते थे, चीज़ों को सीखते थे। उरांव समुदाय से है, उरांव समुदाय की बात करूंगी। पेल्लो एड़पा होता था और जोंक एड़पा होता था। तो पेल्लो एड़पा जहाँ पे कि वुमेन लोग अपना सारा लाइफ स्किल सीख रही होती थी, और जोंक एड़पा में आपके मेल लोग सारी चीज़ें सीख रहे होते थे। तो अभी झारखंड में रांची स्थित में धुमकुड़िया की बात करूँ तो गिन करके 4-5 धुमकुड़िया हैं, और एक सो कॉल्ड केंद्रीय धुमकुड़िया, जिस तरीके से राजनीति ने हमें शब्दावलियां दी है उसका खेल शुरू हो चुका है। और हमने एक केंद्रीय धुमकुड़िया बनाया है रांची स्थित करमटोली के आसपास में, जो मेरे घर से बिल्कुल सामने पड़ता है। अब उस धुमकुड़िया का क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे आज लर्निंग के प्रोसेस नहीं है, वहाँ पे कोई आपको पारंपरिक चीजें नहीं सिखाई जा रही हैं। कोई ऑर्केस्ट्रा होना है तो वो उसका आयोजन होना है, वहाँ पे कोई बाजार लगना है तो धुमकुड़िया में लगना है। तो आप देखेंगे जो हमारी सांस्कृतिक पहचान के संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूशंस थे, वो हमसे लूट लिए जा रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ हमसे नहीं लूटे जा रहे हैं, ये हमारे पुरुषों से भी लूटे जा रहे हैं, और उसका अंदाजा तक हमें नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ पे जब हम महिलाओं की स्थिति पर बात करने की कोशिश करेंगे तो जमीन बंदोबस्ती का इतिहास थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि जमीन बंदोबस्ती आता कब है। आदिवासी के पास जमीन उतनी ही दखल में हुआ करती थी जिससे कि वो साल भर का अपना जीवन यापन कर सके, उससे ज़्यादा उसको सरप्लस में चीज़ें जोड़ने की जरूरत नहीं थी। सीके जानू जी ने बीडी शर्मा जी का नाम लिया, उनकी पहली पुस्तक है पगडंडी से संपत्ति तक, इस तरीके की पहली किताब जो बीडी शर्मा नोट कर रहे हैं। उस किताब में वो बोलते हैं मैं कभी लिखना नहीं चाहता था अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस, लेकिन कुछ दबाव बने कि मुझे लिखना पड़ रहा है। और वो दबाव क्या था, तो बीडी शर्मा लिखते हैं अपनी उस किताब में
कि एक बार मैं एक आदिवासी के साथ में शहर की ओर बढ़ रहा था अपनी गाड़ी में, और मैंने उनसे पूछा, कुछ बिल्डिंग्स आई दिखाया, और मैंने पूछा क्या तुम इसमें रहना चाहते हो, तुम अगर रहना चाहो तो तुम्हें कितना बड़ा कमरा चाहिए। तो उसने उस बिल्डिंग को देख के नकार दिया कि मेरी ज़रूरत, जो मैं 5 फुट का हूँ 6 फुट का हूँ, मेरी ज़रूरत इतनी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है। वो बोलते हैं ये मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें नहीं रहना चाहता हूँ। बीडी शर्मा कुछ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रास्ता लंबा है तो और बात करते हैं, तो वो पूछते हैं कि ये जो धान है तुम्हारे यहाँ इस साल कैसे बिका। तो वो आदिवासी उसको उस किताब में ही ये चर्चाएं हैं, वो बोलते हैं धान भी कोई बेचने की चीज़ होती है, वो तो सर्वाइवल के लिए है ना, अपने लिए है। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों से मतलब उस समाज के लोगों की मान्यताओं का पता चलता है कि वो जमीन को कैसे देख रहे थे। ठीक है, लेकिन आज समय बदला है, सबके पास सब कुछ हासिल कर लेने का एक कोशिश बनी हुई है। तो उस कोशिश में निर्मला पुतुल की जो कविता हमारे सामने रखी गई, वो जो कहने की कोशिश कर रही हैं, वो आज से नहीं, लेकिन झारखंड के संदर्भ में ही बात करूं तो इसके बहुत सारे नाम थे। रोज करकेटा जी थी, निर्मला पुतुल जी हैं, बिटिया मुर्मू हैं, ये लोग तमाम ऐसे लड़ाका दिखते हैं हमारे आसपास जिन्होंने लंबे दशकों से इसकी डिमांड की, और उनको पता है एक बात पे खारिज कर दिया जाता था। क्या था वो बात खारिज? जरूर दिक्कू से प्रेम संबंध में है, जरूर दिक्कू से शादी के तरफ बढ़ना चाहती है, इसलिए जमीन का जो राइट है वो लोग मांग रही हैं। ठीक है, मतलब एक गिल्ट में डालना वुमेन को कि आप गलत करने जा रही हैं और इसलिए आप ये दावेदारी कर रही हैं। अभी भी इंटरनेट में आप जितने भी गूगल सर्च करके देख लें, झारखंड में महिलाओं के अधिकार संबंधी जितने लेख मिलेंगे आपको, उसका चश्मा यही है। दिक्कू की तरफ जाने वाली महिलाओं की तरफ से ये डिमांड है। जिस तरीके से कभी झारखंड के मूवमेंट को, डिमांड को बोला जाता था ईसाई मिशनरी लोग बहका फुसला के मांगा है। ठीक है, तो उसी तरीके से अभी भी जो लोग वुमेन राइट्स की बात कर रही होती है लैंड्स पे, उन पे एक गिल्ट बोने का काम किया जा रहा होता है कि ये जरूर दिक्कू घर जाने वाली है, इसलिए अपना पूरा सिस्टम को करके किनारे करने की कोशिश कर रही होती है। मैं एक वाक्य आपको ले जाना चाहूंगी 2014 के केस में, अटेंशन चाहूंगी साथी लोग। 2014 का ये केस है, वीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में घटित होता है। एक संथाली परिवार में एक महिला है जो सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से, और उसके अधीन में 4-5 बच्चे हैं उसके, और वो किसी एक मुस्लिम से प्रेम में चली जाती है। और उस मुस्लिम से प्रेम संबंध को जब समाज पता चल पाता है तो वो उस पर हर्जाना थोपता है कि तुम ये शादी तो नहीं कर सकती हो, ना इस तरह के संबंध में जा सकती हो। और वो केस वीरभूम के इस हवाले से सामने आता है, तब आता है जब पनिशमेंट के स्वरूप जो कोर्ट बैठता है संथाली समाज का, वो उस महिला को घोषित करता है कि 50,000 जुर्माना दो, और नहीं देती हो, गरीब महिला है, नहीं दे पाती है, तो उसके साथ 14 लोग गैंगरेप करते हैं। और ये पंच द्वारा लिया गया निर्णय है। तो आप जो एक स्त्री की यौनिकता है, उसकी जो पसंद है, उससे जुड़ा हुआ जो एक उनके सामने फियर आता है कि मुस्लिम से शादी कर ली तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो 14 लोग गैंगरेप करते हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा हो जाती है कि इस तरह के कंगारू कोर्ट्स के फैसले गलत है, नाजायज़ है, और हम इसको नहीं मानने जा रहे हैं। और वो 14 लोग अभी अंदर जेल में हैं। तो आप इन केसेस के हवाले से देखें कि वुमेन का विक्टिमाइजेशन थ्रू आउट लगातार बढ़ते जा रहा होता है। और ये सिर्फ 2014 की एकमात्र घटना नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल का वह इलाका, वीरभूम सुबलपुर नाम से गांव है वो, तो उस इलाके में ये बार बार रिपीट हो रहा है। 2017 में भी बिल्कुल ऐसे ही केस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मामला इस बार हिंदू के साथ जाने का है। ठीक है, इसमें गैंग रेप नहीं अलाउ किया जाता है, लेकिन उसको पनिशमेंट के स्वरूप में कुछ मेजर फाइन्स देने की एक प्रोविजंस करने की कोशिश की जा रही होती है। तो आदिवासी की एक आइडेंटिटी भारत में एंटी इस्लामिक बनाने की भी कोशिश थ्रू आउट चल रही है। मैं आपको दूसरे एंगल की तरफ ले जा रही हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल ना करें
कि आदिवासी को जो हिंदू है घोषित करने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी जैसे संगठन थ्रू आउट कर रहे होते हैं, तो वो पहले कोशिश किए कि लड़ जाए, आदिवासी और मुस्लिम लड़ जाए। तो आदिवासियों ने बोल दिया कि हम तो हिंदू नहीं है, हम तो नहीं लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सौहार्दपूर्ण व्यवहार है मुस्लिमों का आदिवासियों के साथ। बहुत गांव में बहुत सारे सहज संबंध है। तो कभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला जो पूरे भारत में कर पाते हैं वो झारखंड में फेल कर जाता है। तो यहाँ कोशिश करते हैं, एक मैम ने हमें कल की बातचीत में डिलिस्टिंग का मुद्दा भी कोट किया था छत्तीसगढ़ के मामले में। तो यहाँ पे सरना क्रिस्तान, यहाँ सरना वो धर्म जो लोग मूल रूप से जो मानते आए थे वही मान रहे हैं, उसको सरना बोलते हैं। और क्रिश्चियंस जो एक सेवा पाने के बाद उन्होंने बहुत फेथ के साथ उस क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया है। ये कन्वर्जन जो है वो फोर्सफुल नहीं है। अगर फोर्सफुल होता तो वो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में छूट चुका होता, लेकिन ये जो कन्वर्जन है वो उनकी सेवा भावों से प्रेरित होकर के उन्होंने एक्सेप्ट किया और आज भी वो क्रिश्चियनिटी में पले हैं। तो यहाँ पे कोशिश की जाती रही कि सरना क्रिश्चियन का एक डिबेट ला करके चीज़ों को खराब किया जाए, तो वो भी करने में अनसक्सेसफुल रहे। तो अभी कोशिश की जा रही है, अभी बिल्कुल चुनाव का मौसम है झारखंड में, और यहाँ पे गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, असम के मुख्यमंत्री आते हैं, किस हैसियत से आते हैं नहीं पता। तो ये सारे बीजेपी के बड़े दिग्गज आते हैं और यहाँ पे कोशिश कर रहे होते हैं आदिवासी बेटी लोग को ले जा रहे हैं, मुस्लिम लोग ले जा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ के घुस गए हैं। भाई झारखंड का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं टच करता है, दिमाग में थोड़ा सा मैप बना लो ज्योग्राफी। तो ये जो एक आदिवासी वुमेन के प्रति हिंसा की जा रही होती है कि आदिवासी वुमेन के पास जैसे ये ब्रेन नहीं है, ठमना में है और घुटने में है बुद्धि, वैसा एक उनको थोपने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो बोलते हैं रोहिंग्या मुसलमान आके यहाँ की आदिवासी बेटियों को ले जा रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं उनके नामों की और यहाँ पे सेटल हो रहे हैं, जो कि एक फैक्चुअली आप खोजने की कोशिश करेंगे तो गिनती भर, मुट्ठी भर भी जो फिंगर्स आपके हैं इतने केसेस दिखाई पड़ेंगे, नॉट मोर देन दैट। लेकिन उसको बड़ा आधार बता करके वो जो यहाँ से वुमेन की तस्करी हो रही है। आज ही एक रिपोर्ट आया है दैनिक भास्कर में, यहाँ पे बता रहे हैं कि 2005 से लेकर के 2024 तक में 3,500 बच्चियां गायब हैं, 2005 से लेकर 2024 तक, और उसमें से 1294 का अभी तक कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा फैक्ट आज आया है, लेकिन ऐसे कई सारे केसेस हैं जो कि हमारी महिलाएं मोबिलिटी के नाम पर बाहर कूच करती हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल का जो क्वेश्चन है, हम पानी डिपेंडेंट है, पानी पे ही कृषि निर्भर है, और कृषि जो निर्भर है पानी के आधार पर, तो कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि साल भर का खाने का अनाज नहीं हो पाता है। ऐसे में महिलाएं अपना श्रम बेचने के लिए बाहर निकलती हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब मुझे कोई फ़ोन करता है ये बोलने के लिए कि झारखंड की ना लड़कियां चाहिए थी मेरे घर में काम करने के लिए। मेरी पहचान ऐसी बनती है। मैं दिल्ली में 16 साल तक रही और वहाँ पे 9 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया। उस दौरान में मुझे सारे टीचर्स इसी बात से अप्रोच करते थे कि झारखंडी महिलाएं ना बहुत ऑनेस्ट होती हैं, बहुत ईमानदार, बहुत मुंडी नीचे करके रहने वाली होती है। काइंडली मेरे को ना घर में बेबी हुआ है, खोज दो ना। मैं गाली नहीं दे पाती थी, लेकिन अपने अंदर में इतना कुड़ के रह जाती थी इस बात को लेकर के कि मैं और मेरी महिलाएं सिर्फ उनके लिए एक डोमेस्टिक हेल्प, वो बोलेंगी बहुत अच्छा, भाषा जो इस्तेमाल होगा ना वो इतना मीठा होगा कि इतनी मेहनती होती हैं, इतनी मृदुभाषी होती है, कभी किसी का नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन उनकी पहचान ही यही बना दी गई है कि आप मुझे इस पर्पस के लिए दो। किसी ने मुझे आज तक नहीं मांगा कि मैं बेटी अडॉप्ट करना चाहती हूँ झारखंड से, उनको पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, कोई आदिवासी बच्ची है क्या नज़र में, कभी नहीं पूछा गया, लेकिन काम करने के लिए पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो तकलीफ होती है कि हमारी पहचान क्यों ऐसी बनी है। जब लैंड की बात करें तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक गिल्ट में ले जाने की कोशिश करने की बात हो रही होती है। मैं कुछ किताबों के नाम बताना चाहूँगी जिन्होंने कभी तो एक बार आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में चीज़ों को गैदर करके इन्फॉर्मेशन जमा कर दिया, और ये क्रिश्चियन मिशनरीज से लेकर के आज तक के एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो मैम ने भी एस.सी. रॉय का नाम लिया, और उसके बाद के भी कई लोग हैं, लेकिन उनके भी क्रिटिक्स आज हमारे आदिवासी लेखक समूहों के द्वारा आ रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच क्योंकि सेज पब्लिकेशन से नहीं है, ब्लैक स्वान से नहीं है,
या ऑक्सफोर्ड प्रेस से नहीं छप रही हैं, वो छप रही है झारखंड झरोखा से, वो छप रही है कैथलिक प्रेस रांची से, गॉसनर कॉलेज का भी अपना प्रेस होता था। तो उनकी जो पब्लिशर है ना वो लोकल है, तो उनकी पहुंच बाकी जगह नहीं होती और आसानी से मिल जाने वाले राइटर हो जाते हैं जो सोशियोलॉजिस्ट एस.सी. रॉय जैसे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने किन्हीं के वाया वो इन्फॉर्मेशन गैदर किया। प्राइमरली वो मतलब उस चीज़ को भोगे हुए लोगों में से नहीं है। आदिवासी लेखन पे भी जब बात हो रही होती है तो एक सहानुभूति वाला लेखन देखने को मिलता है और एक स्वानुभूति वाला, जो एक आपने सेल्फ एक्सपीरियंस किया है और एक जो दूसरे आपको बता रहे हैं और आप उसको लिपिबद्ध कर रहे हैं। तो एस.सी. रॉय की भी राइटिंग्स में बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारे ऐसे पैम्पलेट्स और बहुत सारे मैगजीन्स लंबे समय से झारखंड में निकलती रही हैं जहां पे हर तरह की समस्याओं पर बातचीत होती रही है। मेरा पीएचडी का रिसर्च का काम झारखंड के क्रिश्चियन मैगजीन्स के ऊपर रहा। मैंने 2 मैगजीन को अपना प्राइमरी रिसोर्स बनाया। एक था घर बंधु जो 1872 में पब्लिश हो रहा है, 1872, ठीक है, और दूसरा निष्कलंक नाम से रोमन कैथलिक्स का सामने आया 1921 में। इन 2 मैगजीन्स के बारे में बता दूं, 1872 से जो छप रही है वो हर 15 दिन में छप रही है, पाक्षिक पत्रिका है, ठीक है। उस पाक्षिक पत्रिका में सिर्फ वहाँ पे यीशु का समाचार नहीं है, लेकिन उस समय जो छोटा नागपुर बोल करके असम तक में जो फैलाव था, क्रिस्टी ने हम लोगों से शेयर किया था कि जो चाय बागान में लेबरर के बतौर गए और उनकी आइडेंटिटी आज भी वहाँ पे अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से बची हुई है और वहाँ पे वो टी ट्राइब का स्टेटस पा रहे हैं, ईबीसीज का स्टेटस पा रहे हैं, लेकिन आदिवासी का स्टेटस नहीं पा रहे हैं। और उनकी जो समस्याएं हैं आप देखेंगे, भूपेन हजारिका का एक सॉन्ग है, एक कली दो पत्तियाँ, हम लोग उतने ही तक सिमट के रह जाते हैं, हम उसके पेन तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। कल जो एक नेचर स्कॉलिंग वाला इंसिडेंट क्रिस्टी ने बताया, आप सोच के देखिए, किसी एक व्यक्ति को 2 और 3 बार जाना है और उसके पास एक खौफ रहे कि एक कीड़ा चिपक जाएगा। आप बताइए मतलब कितना तनाव है आदिवासी समाज के ऊपर, उन महिलाओं के ऊपर जो हम लोग हर दिन झेल रहे हैं, लेकिन जब बात करने के लिए आएंगे तो यहाँ पे बाकी समाज से तुलना करके हम अपने पे इठला सकते हैं, लेकिन जब विदिन कम्युनिटी अपने समाज के अंदर पुरुषों के बरक्स आदिवासी महिला को रख के बात करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप जुड़ ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि इस पर तो कलम चलाना पड़ेगा, इस पर तो बोलना पड़ेगा, इस पर तो लोगों को संगठित करना पड़ेगा। तो ये जमीन संबंधी जो बुक्स थे, मैं एक बार थोड़ा सा नाम ले देना चाहूँगी, जिनको ज़रूरत हो वो देख पाएंगे। 1884 में W.G. आर्चर ने संथाल्स के कस्टमरी लॉज को कंपाइल किया है। 1912 और 15 में एस.सी. रॉय ने मुंडा और उरांव्स पे कंपाइलेशन किया है। J.B. हॉफमैन का बुक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारी का 1915 में आता है हमारे सामने। D.N. मजुमदार हो समाज की महिलाओं के भूमि संबंधी चीज़ों को 1950 में लेके आ रहे हैं। 1957 में एस.सी. रॉय खड़ियाज के ऊपर में किताब लेके आ रहे हैं। ये 5 ट्राइब्स मैंने मेजरली लिए क्योंकि बाकी अन्य जो 32 आदिवासी समुदाय हैं उनके बारे में अभी भी काम होना बहुत बाकी है। तो मैं आपको कंटेम्प्रेरी समय में जो बिल्कुल रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट में क्रीमी लेयर को लेकर के आया, उस ओर ले जा करके आपका अटेंशन और ध्यान चाहूँगी कि इस ओर पर भी हमने थोड़ी सी मेहनत करनी है कि जो समुदाय आज यहाँ पे बैठने तक के लिए नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं या जिनकी एजुकेशन इतनी नहीं है कि उनसे हम ये सारी बातें कर सकें, और आज भी बात आ रही होती है बिरजिया समुदाय की, मैं झारखंड के संदर्भ में बात करूँगी, बिरजिया की, असुर की, तो इन लोगों की ऐसा न्यूज़ आता है, अखबार का न्यूज़ बनता है, पहली बिरजिया की बेटी जिन्होंने 12वीं किया, पहली असुर की बेटी जो अभी अभी रेलवे में पहली नौकरी पाई है। तो तकलीफ होता है। फिर मुझे लगता है कि मैं जिस कम्युनिटी से हूँ मैंने उनके लिए क्या कुछ किया, ठीक है, तो मैं तय करूँगी। आप बाहर वाले बैठे लोग नहीं तय करेंगे कि डेगची में भात पका है तो हम किसके किसके सामने परोस रहे हैं। हमें वो सवाल करना है कि बड़ा बड़ा खेत और बड़ा बड़ा गोदाम किसके पास है, ठीक है, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन की बात क्यों नहीं उठती है, वहां से परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन बढ़ाने की बात क्यों नहीं उठती है। हम लोग क्यों यहाँ फंसे हुए हैं
कि मेरी थाली में कितना है और उतना में से मुझे डोलमा मैम को भी बांटना है, सोनोने मैम को भी बांटना है, होरो मैम को भी बांटना है, ठीक है। तो ये हम तय करें कि हम विदिन कम्युनिटी हम लोग उनके लिए और क्या एफर्ट करके प्रयास कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जब भी जेंडर में हम लोग स्वशासन की भी बात कर रहे हो, जमीन की भी बात कर रहे हो, तो 2-3 केसेस अभी सामने बिल्कुल चल रही हैं साइमल्टेनियसली। 2022 में कमला नेती का केस आया है हमारे सामने, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, और साथ ही साथ झारखंड से हाई कोर्ट में प्रभा मिंज करके वुमेन हैं जिन्होंने फिर से अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी पे क्लेम किया था, और उस पर भी बहुत पॉजिटिव हाई कोर्ट का निर्णय आया था, और उस पर आदिवासी संगठनों ने विरोध दर्ज किया था कि नहीं, आदिवासी महिला लोग को तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूरा माहौल झारखंड में यही बना हुआ है कि कोई एक आदिवासी महिला, बहुत रिसेंट मैं आपको बता रही हूँ कुछ नाम, जिन्होंने बातें करने की कोशिश की कि क्यों हम लोगों को महिलाओं को नहीं देना चाहिए। तो उसमें से एक नेता है देव कुमार धान, साथ में एक नेता है अरविंद ओराव, एक है निरंजना हेरेंज टोप्रो। ये महिलाएं महिला होने के बावजूद इस बात से खड़ी होती है कि जो महिलाएं किन्हीं कारणों से, मैं नहीं इस बात को प्रमोट करना चाहूँगी कि आदिवासी महिलाएं बाहर की कम्युनिटी में मैरिजेस करें, लेकिन अगर ड्यू टू सम रीज़न कुछ ऐसी शादियाँ हो रही हैं तो उनको टारगेट करते हुए ये बात करने की कोशिश हो रही होती है कि इनसे इनकी नौकरियाँ छीन ली जाए, इनसे इनका कास्ट सर्टिफिकेट छीन लिया जाए, इनसे, मतलब ये एक सोच बनती है आदिवासी पुरुषों की कि ये लड़कियां नौकरी छोड़ेंगे तो जैसे उनकी खाते में गिरने वाली है, वो उसके क्लेमी बन जाएंगे, ठीक है। और मतलब इतनी ये हिंसा कहाँ लेके जाएगी? ये हिंसा हमें सिर्फ डाइन के नाम पे हत्याएं जो है आप पाएंगे कि वो तो जमीन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो ये जो खाप पंचायत जैसे बनने की कोशिश आदिवासी पुरुष एक बाहरी सांस्कृतिक दबावों के कारण अपनी महिलाओं के प्रति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें दूर तक देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कल और आज में ये बात सवाल के रूप में रखा कि जो महिलाएं बाहर जा रही होती हैं, क्या इसको बचाना बोलेंगे हम लोग, या हम लोग मतलब ठेकेदार बनने की कोशिश करेंगे कि आओ छोटी पकड़ के वापस घुसाते हैं घर में, घर वापसी करते हैं। ये सब टर्म्स जो है ना, जिहाद, घर वापसी, बहुत डरावने हैं, हम लोगों को बहुत सतर्क होकर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे 12 राज्यों से दोस्त बैठे हुए हैं, 12 राज्यों में धार्मिक प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं, और उन धार्मिक प्रैक्टिसेस को बहुत हद तक देखने की कोशिश करेंगे तो प्रारंभिक पीछे के समय में कुछ और रहा होगा, और अभी वो दबाव कुछ और चेंज होता जा रहा है। तो हम अपनी बेटियों के लिए खाप तो कभी नहीं बनने जा रहे हैं, ना बहनों के लिए खाप बनने जा रहे हैं, ये हमें अपने मूवमेंट्स में तय करने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं बहुत छोटे से 2 एक्सपीरियंसेस के साथ बात करके ख़त्म करना चाहूँगी, जो कि बिल्कुल मेरे अपने घर की कहानियाँ हैं। मैं अपनी माँ को लूँगी जो एक मैरिड वुमन है, मैं अपनी नानी को लूँगी, नानी जो फूफू नानी थी मेरी, वो सिंगल रही ज़िंदगी भर, दादी मेरी विडो रही और उन्होंने बहुत मुश्किल से चीज़ों को पाला, और मेरी फूफू जो खुद एक संबंध विच्छेद, एक सेपरेटेड वुमेन की भूमिका में रही। और फिर मैं खुद पर बात कर पाऊँगी थोड़ी सी। तो ये जो मैं अपने लिविंग एग्जाम्पल्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप लोग जोड़ सके, कुछ हवा से उतर के मैं बातें नॉन बायोलॉजिकल नहीं करने की कोशिश कर रही होंगी जैसे हमारे देश के प्रमुख लोग करते हैं कि वी आर नॉट बायोलॉजिकल एंड ऑल, हम लोग स्पिरिचुअल हैं, कहीं और से ही पैदा हुए हैं, ठीक है। तो मैं इन अपने घर की कहानी से बात शुरू करूँगी। माँ जो मैरिड हैं, उन्होंने जो बहुत, मैम ने बहुत थियोरेटिकल पोर्शंस बताया, बहुत इमेज हमारा क्लियर हो गया है। मैं इसीलिए सिर्फ लाइव एग्जांपल्स ले रही हूँ, जिससे कि एक मैरिड महिला को क्या दिक्कत होती है। घर में शादी होके आ गई, जमीन का बोला गया कि पति के में बराबर का हक। जिस दिन घर तोड़ के बनाने की कोशिश की, मिट्टी का घर था, खपराइल वाला घर, उसको तोड़ के बनाने की कोशिश की, बड़े पापा ने हाथ उठाया माँ के ऊपर। छूने की परंपरा नहीं है, वहाँ कस्टम किनारे रख दिए जाते हैं। थप्पड़ मारा बड़े पापा ने माँ को और बोला कि बाप घर से लाई थी, ठीक है, जो यहाँ पे क्लेम कर रही हो। ये एक लैंग्वेज मेरे जीवन में कुछ मोड़ है, चेंज आने के मोड़ है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ।
मैंने सोचा कि कस्टम तो है कि छुएंगे नहीं, दूर से आज तक माँ प्रणाम करती रही और आज छू करके मार के सिखाया जा रहा है कि बाप घर से लेके आई हो। फूफू नानी की बात करूं, जो सिंगल रही जिंदगी भर, अपने भाभी से इतना लगाव था कि बच्चों को उन्होंने ही पाला पोसा और शादी इसीलिए नहीं की। विकलांग थी, एक एंगल ये भी था, तो उन्होंने स्कूल की टीचर की नौकरी के बावजूद, अच्छे पैसे होने के बावजूद शादी नहीं की कि मैं अपने भाई के बच्चों को देख लूँगी, और क्योंकि भाभी जल्दी एक्सपायर कर गई थी तो मेरी माँ फूफू नानी के हाथ में पली बढ़ी। तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपनी जब तक नौकरी में थी लोगों के बीच में, मेरे मामा लोगों के बीच में बहुत प्यारी, जिस दिन नौकरी ख़त्म हुआ और उनको रिटायरमेंट का कुछ पैसा मिलना था, उस दिन मामू लोगों ने हाथ किनारे करके खड़े हो गए कि हम तो नहीं टेक केयर कर सकेंगे, तो नानी की टेक केयर मम्मी के द्वारा की गई। ठीक है, तो पैसे एग्जिस्ट करते हैं आदिवासी सोसाइटी में भी, और नानी को मामू लोगों ने नहीं देखा, माँ ने देखा। दादी की बात करूं, दादी मेरी नक्सलबाड़ी से थी। एक टाइम पीरियड था, कृष्टि जानेंगे, जब दार्जिलिंग में उरांव और संथाल मुंडा लोग काफ़ी बड़ी संख्या में बसाए गए, तो मेरे परनाना जो परदादू जो थे, बाबा के नाना, मेरे बाबा के नाना, वो बेसिकली सरदार थे, इधर से लोगों को ले जाने का जिम्मा घोड़ा हुआ करता था। तो उनकी नक्सलबाड़ी से उनकी शादी यहाँ रांची में हुई, और यहाँ पे विडो होने के नाते बाकी जो उनके 5 बड़े देवर थे उनसे हमेशा दबके रही। हमेशा उनके घर में आंगन में कॉमन एंट्रेंस है और आंगन है, तो आंगन में इतनी मिट्टी भर दी जाती थी कि सारा पानी हमारे घर में डूब जाता था। लेकिन दादी क्योंकि विडो थी, 5 बच्चों को पाल रही थी, एक आवाज़ नहीं निकालती थी, और यही वजह है कि मेरे पूरे फूफू दादी बाबा लोग में स्पीकेबिलिटी का प्रॉब्लम है। वो किसी भी हद में झगड़ने के मूड में आ ही नहीं सकते क्योंकि उनकी परवरिश लगती हुई। ठीक है, तो मेरी दादी विडो कैसे जी वो मैं बता रही थी। मेरी फूफू जो शादी निभी नहीं, वो लौट आई अपने घर, और लौट आने के बाद जो भाई हैं उन्होंने कभी उनको प्रेम से नहीं रखा। जब तक शादी नहीं था तब तक घर में ठीक से रही, जैसे ही बहुएं आ गई उन्होंने बोला ये वुमेन अनवांटेड है, मेरे घर में निकालो। तो एक अनवांटेड वुमेन का क्लेम लेकर के वो आज किसी और घर में पल रही हैं। ठीक है, अब मैं अपनी बात करूं तो मैं 37 ईयर ओल्ड हूँ, और मम्मी के कहने पे मुझे 3-4 लोगों को दिखाया गया कि शादी हो जाए, ट्रेडिशनल शादी, आदिवासी लोगों के बीच शादी। 4 लड़कों ने मुझे रिजेक्ट किया, मोटी है, सुंदर नहीं है, काली है, पैसा थोड़ा ज़्यादा कमाती है, तो दिक्कत है, नहीं करेंगे शादी। ठीक है, अब मैंने माँ से पूछा कि माँ मुझे और कितना इंतज़ार करना चाहिए सोसाइटी का कि अगुआ आएगा, रिश्ता लाएगा। 40 अब पहुँचने में है, तो गिन कर कह 70 की आयु जीता है एक भारतीय समाज का कोई भी व्यक्ति, तो 30 साल मुझे अब अपने लिए जीना चाहिए या नहीं? तो इतनी ही बात करके मैं ख़त्म करूँगी। यहाँ पे एंसेस्ट्रल लैंड का जो प्रॉपर्टी है वो नहीं मिलता रहा है, अर्नड प्रॉपर्टी में लैंड में राइट्स मिलता रहा है। तो माँ बाबा से मेरी बहुत डिबेट्स है घर में कि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो बोले कि एंसेस्ट्रल तो नहीं दे पाएंगे, उतना लिबरल नहीं हो पाए हैं, लेकिन अर्नड प्रॉपर्टी में तुम लोगों को हम लोग बेटी लोग को नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके के माहौल अभी तक बने हुए हैं, और मेरे घर में मेरे भाइयों के लिए मैं बहुत बुरी हूँ, विलन हूँ, क्योंकि मैं सामाजिक मुद्दों में खुल के बोलती हूँ।